अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वंडरफुल अमेजिंग धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको रनडाउन बता दूं कि आज मैंने आपको बताना है पकड़ो पकड़ो और हामिद मीर भाग गए। ये क्या मामला है? जी हाँ, एक सवाल पूछने पे हामिद मीर ने ऐसी दुड़की लगाई। हामिद मीर कहाँ पर थे, किसने सवाल पूछा, वो वीडियो भी मैंने आज आपको दिखाना है जो बड़ा वायरल हो रहा है। दूसरे नंबर पे जनाब मैंने आपको बताना है कि शेर अफजल मरवत की अच्छी खासी ठुकाई और पिटाई हो गई है। कहाँ पहुंचे थे शेर अफजल मरवत और शेर अफजल मरवत को गुस्सा क्यों आया हुआ था और उनके साथ ये जो हो गई है ये क्यों हो गई है। और कहा जा रहा है कि ना सिर्फ पिटाई हुई है बल्कि अब तक वो गिरफ्तार भी हो चुके हुए हैं शायद, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताना है कि अल्लामा इकबाल के पोते उनके चश्मो चिराग उनकी लेगेसी को बरकरार ना रख सके। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वलीद इकबाल जो हैं वो एक नौजवान के एक सवाल पूछने पे इतने नाराज हुए कि वो प्रोग्राम छोड़ के वहां से भाग गए और वहीं से हामिद मीर भी भाग गए। ये दोनों इकट्ठे क्यों भाग गए, क्या मामला हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताना है कि हाँ, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला था और मैं पीपी के लिए पीटीआई को खत्म करने के लिए आया था, ऐसा कहा जा रहा था बैरिस्टर गौहर के बारे में और आखिरकार वो सच उनके मुंह से निकल गया। वो आज मैंने वीडियो की सूरत में आपको दिखाना है। और जनाब बकायदा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको, क्योंकि आज यूथियों के ऊपर मैंने काफी रोशनी डालनी है, तो दो यूथी मैं आपको दिखाऊंगी कि जहालत का मुकाबला आप कभी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, आलिम और जाहिल की कोई बहस ही नहीं हो सकती। ये दो यूथियों की कहानी जरा सुनिए कि वो किस तरह से बता रहे हैं खान साहब से या आजकल जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि उनके अंदर ऐसी क्या खूबी है, उन्होंने कौन से काम करके दिखाए हैं, तो उसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं, ये जरा दोनों यूथिया भाईजान को देखें। उसके बाद फिर अगली खबर पे चलते हैं। अब दुनिया जाग गई है। एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चांसलर पढ़ा लिखा और दूसरा बंदा लोहा चोरी करता हुआ आगे। कौन चांसलर था वो? इमरान खान था। कब चांसलर था? बड़ी पुरानी बात है ये, इमरान खान चांसलर था किस यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नहीं था। ऑक्सफोर्ड में था यार। ऑक्सफोर्ड में चांसलर नहीं था। वाइस चांसलर था। नहीं चांसलर था। स्टूडेंट था स्टूडेंट। लेकिन ठीक है। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो इमरान खान पढ़ा हुआ है वो उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी का डीन रहा है, एडवाइजर है। डीन रहा है? बिल्कुल डीन रहा है। किस यूनिवर्सिटी का? जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा है किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। ऑक्सफोर्ड का डीन रहा है वो? डीन रहा है। कब? ये अभी मैंने इमरान खान साहब का जो खिताब है वो सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एडवाइजर रहे हैं वहाँ के। अपनी जो वहाँ का ग्रुप था। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर? जी का। किस में पढ़ रहे हो? आईसीएस में, आईसीएस में। कहाँ से पढ़ रहे हो? कंकॉर्डिया बीकन। खुद गूगल कर सकते हो? जी कर सकते तो हो। खुद करो ना कि खान साहब रहे या नहीं रहे। जी तो गाइज, इससे पहले कि मैं पहली खबर की तरफ बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां आपको पता है कि पीटीआई के जितने भी उम्मीदवारान हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहीं पर उनको जो निशान अलॉट हुए हैं उस पर मैंने पूरा एक मुकम्मल वीडियो बनाया था। लेकिन उसमें से कुछ निशान ऐसे हैं जो मिसिंग थे। मतलब कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि अली अमीन गंडापुर का क्या इंतखाबी निशान है, और जब मैंने वो सर्च किया और मुझे पता चला तो हंस हंस के मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। पता है उनको कौन सा इंतखाबी निशान मिला? उनको इंतखाबी निशान मिला है जी बोतल। आपको याद है ना, बोतल मिली थी उनके पास से और उन्होंने कहा था कि जनाब ये तो शहद वाली बोतल है। तो शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने इंतखाबी निशानात दिए उन्होंने बड़े सोच समझ के निशानात दिए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। जमशेद दस्ती, उनको कौन सा आपके ख्याल से मिला होगा? चले मैं आपको सुनवाती हूँ। जी तो जनाब आपने ये भी देख लिया कि जमशेद दस्ती को उनके रोने के मुताबिक वायलिन का जो निशान है वो मिल गया है। अब क्या कहें, अब वो तो तकदीर का खेल है, तकदीर का सारा मामला है, क्या कर सकते हैं। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने इनको टाइम दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दिया था, ये चाहते तो इलेक्शन करवा सकते थे, ऊपर से इनके वकला ने इनको मरवा दिया है। मजीद इस पे हम अब क्या बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी बड़ी शामत आई है जी कराची में। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इनका बड़ी एक हॉबी थी, और वो हॉबी ये थी कि ये जितने भी लोग, मतलब दूसरी पार्टीज के जब वुज़रा जाते थे कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस पे, उनके ऊपर आवाजें कसते थे, बदतमीजी करते थे। अनवारुल हक काकड़ जो हैं
हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो जब गए थे लम्स यूनिवर्सिटी में, तो आपको याद है वहाँ पे उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई थी, अजीब व गरीब सवालात पूछे गए थे, उसके बावजूद वो ऑफेंड नहीं हुए थे, उसके बावजूद वो डिफरेंट इस तरह के फोरम्स के ऊपर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते रहे, वो मुश्किल सवालात का जवाब भी देते रहे। लेकिन अपनी बार जब इनसे कोई सवाल पूछता है तो इनकी फूंक निकल जाती है। आपको पता है कि इमरान खान जो है वो अपने दौरे हुकूमत में किसी भी ऐसे शख्स को अपना इंटरव्यू अलाउ ही नहीं करते थे जिनके बारे में उनको पता होता था कि ये प्रो नहीं है बल्कि एंटी है, या ये मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा, तो इमरान खान उसको इंटरव्यू देने से ही इनकार कर देते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि ये जब इमरान खान के आखिरी दिन चल रहे थे, जब इन्होंने गिरफ्तार होना था, उससे पहले जो है मीडिया पर्सन्स की लिस्ट एक बनाई गई थी, उसमें मेरा नाम जो है 2 मरतबा लिखा गया था, लेकिन मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि मैं उनसे सवाल पूछूंगी और वो सवाल उनको पसंद नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि वलीद इकबाल जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं, वो अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक हैं, हकीमुल उम्मत हैं, वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो वलीद इकबाल जो उनके आगे से पोते हैं, वो जनाब अली क्या करते हैं, वो आते हैं, वो बैठते हैं, उनसे एक सवाल किया जाता है एक स्टूडेंट की तरफ से। स्टूडेंट कहता है कि मैं जिंदगी में पहली बार वोट कास्ट करने जा रहा हूँ, शायद वो भी 18 साल का हुआ होगा। तो वो कहता है कि जनाब ये बताइए कि पीटीआई को मैं वोट क्यों दूं, आप मुझे सिर्फ अपनी कारकर्दगी बता दीजिए, कोई ऐसी 5 यूनिवर्सिटीज जो आपने बनाए हैं और कोई ऐसे 5 हॉस्पिटल्स जो आपने बनाए हैं। और उसके बाद वलीद इकबाल जो हैं वो आएं बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वहां से नाराज होकर उठकर ही शो छोड़कर चले जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि उनके सामने पता कौन बैठा हुआ था? अगर आप ऑडियंस में गौर करें तो वहां पे आपको नकाब पोश नजर आएंगे। कौन? हामिद मीर साहब। अच्छा, हामिद मीर ने भी वहीं पे दौड़ लगाई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा वलीद इकबाल साहब की ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है और मेरा वलीद इकबाल साहब से सवाल है। अभी इन्होंने ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात की कि पीटीआई ने जो है वो हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। मैंने क्लेम ही नहीं किया, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने अब एक सेकंड जी, मैंने क्लेम नहीं किया। आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया। उनका सवाल था जा रहा जी, वलीद इकबाल साहब का तो आपने सुन लिया कि वो किस तरह से मैदान छोड़ के भाग गए। वो अल्लामा इकबाल जो हिंदुओं के सामने डटे रहे, अंग्रेजों के सामने डटे रहे, लेकिन पाकिस्तान बनाया। उनके पोते माशाल्लाह से उनकी मतलब लेगेसी का कोई ख्याल नहीं रखा। अच्छा, बात कर लेते हैं हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब ने मुनाफिकत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं, आप लोगों के सामने हैं। लेकिन वही हामिद मीर जब इसी जगह पर आते हैं जहाँ पे वलीद इकबाल भी होते हैं, तो वहां पर जब उनसे सहाफी सवाल पूछता है तो वो किस तरह से वहां से भाग जाते हैं, कल्टी हो जाते हैं। हैव अ लुक। इमरान खान साहब के साथ हुआ है, आपका ट्वीट बड़ा वायरल हुआ है। इस वक्त आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जमहूरियत दोस्त कुव्वतों के साथ हैं या जमहूरियत कुश? आसिफ जरदारी, आपका क्या ख्याल है? सर आप उनके बहुत करीबी हैं और बता दें वो जमहूरियत कि तुम इमरान खान के करीब हो। कौन? वो दोनों जिनका नाम लेकिन ले आप रहा। जवाब तो दे देना, आपसे कौन जवाब। और अब ऐसा ही कुछ मामला पेश आया है शेर अफजल मरवत के साथ। शेर अफजल मरवत बेचारे लोगों के सामने कहते रहे कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, मैं पीटीआई का लीडर जैसा हूं। वो समी इब्राहिम पोनी वाले अंकल को ये बोलते रहे कि जनाब इमरान खान जो है उन्होंने मुझे जेल के अंदर बैठकर कहा है कि मेरा सब्स्टिट्यूट, मेरा नेमुल बदल तुम हो, मुझे तुम्हारे अंदर जो है वो नया इमरान खान नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद शेर अफजल मरवत को टिकट नहीं मिला, और जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने दोबारा से अपनी मकबूलियत के बारे में बताने के लिए ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि मैं तो पीटीआई के जितने भी ये सारे मामलात देख रहा हूँ, कानूनी मामलात, इसमें तो मैं फीस ही नहीं लेता। उसके बाद अचानक से ये मंजर आम पर आते हैं और ये एक ऐलान करते हैं, ये कहते हैं कि हम अब नया रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मैं कराची जाऊंगा। जब ये कराची पहुंचते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि लाखों का मजमा है, लेकिन जब ये वहां पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि वहां 200-400 से ज्यादा कोई बंदा नहीं होता। ये वहां पर ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर अचानक वहां पर पुलिस अंकल पहुंच जाते हैं। और जब पुलिस अंकल वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर शेर अफजल मरवत की वहां पे दौड़ें लग जाती हैं। अभी तक ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो हिरासत में हैं भी या नहीं, लेकिन कयास तो यही किया जा रहा है कि अगर पुलिस वहां पर पहुंची है तो या तो मुंतशिर करने के लिए पहुंची है या फिर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत क्या फरमाते हैं आप खुद ही सुन लीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महेजर हाउस कराची ईस्ट में आज रात 9 बजे अब्दुर्रहमान महेजर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कराची के, उसके फार्म हाउस पे हमने कन्वेंशन रखा था। तो अभी जो है हमारे 20 से 25 वर्करों को पुलिस ने वहाँ महेजर हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया है, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। और जो है 8-10 गाले में पुलिस जो है आई हुई है। हमारा हक है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वेंशन कर रहे हैं, लिहाजा कन्वेंशन हम जरूर करेंगे। गिरफ्तार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के तमाम वर्करों मैं गुजारिश कर रहा हूं कि महेजर हाउस फौरन पहुंचे। हमने जाना है वहां पे, और वहां पे पुलिस खड़ी है। अगर हमारी तादाद ज्यादा होगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। अब मैं आपके साथ एक और खबर शेयर करने जा रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। मैं जरा पढ़ के आपको सुनाती हूँ ताकि एक लफ्ज भी इधर से उधर ना हो जाए। पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा सरगोशियां कर रहे हैं। सरगोशियां करते हुए वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार को कहीं से खबर मिली है कि बल्ले का निशान खत्म करवाने में 50% किरदार जो है वो साकिब निसार का है। अब आप जानना चाहेंगे कि साकिब निसार का इसमें क्या किरदार है। जी मैं अभी आपको बताती हूँ। और मजेदार बात यह है कि खबर के मुताबिक इमरान खान भी इसमें मुलव्विस थे। इमरान खान खुद चाहते थे कि बल्ले का निशान ना रहे। अब आप इस पे और ज्यादा हैरान होंगे, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की रीजन क्या है। इमरान खान क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी का जो बल्ला है वो छिन जाए, वो क्यों चाहेंगे कि छिने। उसके पीछे रीजन ये है कि वो तमाम लोग अपने पैसे मांग रहे हैं। तो अब जब अदालत की तरफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है तो उसके बाद ये लोग बन गए हैं मजलूम। अब ये उन तमाम लोगों को उनके पैसे जो हैं वो रिफंड नहीं कर रहे, बल्कि उनको ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है जनाब, ये तो अदालत ने फैसला दिया है और बल्ले का निशान वापस ले लिया है, लिहाजा पैसे अब आपको ठेंगा मिलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये लतीफ खोसा से लेकर बैरिस्टर गौहर तक और जितने भी पीटीआई के वकला थे, इन्होंने जानबूझकर अपने कमजोर दलाइल दिए हैं ताकि बल्ले का निशान इनसे छिन जाए, इनको पैसे ना देने पड़े। और अब ये कयास किया जा रहा है कि जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं वो अब बगावत करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आजाद एक तो उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, ऊपर से उन्होंने 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए साकिब नासूर से लेकर उनके बेटे से लेकर बैरिस्टर गौहर से लेकर पीटीआई को दिए हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता, किसी को ज़बान का निशान मिल रहा है, किसी को बैंगन का निशान मिल रहा है, किसी को तवे का निशान मिल रहा है, किसी को बोतल का निशान मिल रहा है, तो सोचें कि वो रुल खुल के इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके बाद उनकी बगावत तो बनती है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक लेटर नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और कहा जा रहा है कि ये इमरान खान का लिखा हुआ खत है जो उन्होंने जेल से जारी किया है। अब मुझे एग्जैक्टली 100% तो इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, क्योंकि आजकल फोटोशॉप के जरिए कोई भी चीज बन जाती है, लेकिन ये लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि लेटर पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान इन वकीलों के हाथों कितने जलील हुए हैं, जिसका इजहार वो खुद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे अजीम साथियों, मैं आपको हालात की संगीनी के बारे में बताना चाहता हूँ। 13 जनवरी के अदालती फैसले के बाद अमली तौर पे हमारी पार्टी का सियासी इख्तिताम हो चुका है। हमारे नाम पर हर हलके में वोट मांगे जाएंगे। कोई जूते, घड़ी और काली बाल्टी के नाम पर इस निशान पर जो भी जीतेगा वो आजाद तस्वुर होगा। वो जीत कर किस पार्टी को वोट डालता है इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं। इस फैसले का दूसरा असर हमारी खवातीन और मखसूस नशिस्तों से नाअहली भी है। एक और बड़ा नुकसान सेनेट में मिलेगा जहां कोई भी हमारी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। अब इस मामले पर हमें क्या करना है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले पार्टी में हमें इन काले कोट वालों का एहतसाब करना है। तो अब देख लीजिए, काला कोट तो जो है वो शेर अफजल मरवत भी पहनते हैं, बैरिस्टर गौहर भी पहनते हैं, लतीफ खोसा भी पहनते हैं, एतजाज अहसन भी पहनते हैं, और वो फैसल चौधरी जो फवाद डब्बू के भाई हैं वो भी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें आज तक इस हाल तक पहुंचाया, उन्होंने उनके तुफैली जजों ने हमसे पैसे लिए, हमें सुनहरी ख्वाब दिखाए, जबकि आखिर में नतीजा सिफर निकला। अल्लाह उनको गारत करे। मेरे टाइगर्स और साथियों, जब तक उनसे तुम लोग इंतकाम नहीं लोगे मेरी रूह को चैन नहीं आएगा। और दूसरा, उनके नामजद करदा उम्मीदवारों से खुद को दूर रखें, क्योंकि अगर ये जीत भी गए तो उन्होंने अपने कारोबार चमकाने हैं और जेबें गर्म करनी है। इन लोगों ने हमारी पार्टी में होकर भी हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि ये बहरहाल आज़ाद है। इनमें से कोई भी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबको ये सिद्के दिल से अहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम उनकी अजमत, फरासत और दूर अंदेशी को सुर्ख सलाम करते हैं।
میرا خیال ہے کہ یہ ایڈیٹڈ لیٹر ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لیکن بہرحال میں نے پھر بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا ہے. اور آگے جو ہیں وہ فوج کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ عمران خان مرتے دم تک کبھی نہیں کر سکتے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے آخر کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے سچ نکل ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اندر سے اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کے بارے میں اور لطیف کھوسہ کے بارے میں شروع سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ پلانر ہیں، وہ زرداری صاحب نے لانچ کیے تھے اور وہ پی ٹی آئی کو ڈز پہنچانے کے لیے یعنی نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے. اور دیکھیے کہ بیرسٹر گوہر کے منہ سے آخرکار یہ بات نکل ہی گئی. بات وہ کر رہے تھے پی ٹی آئی کی اور ان کے منہ سے نکل رہا تھا پیپلز پارٹی. ہیو اے لک. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچیں گے، بڑی سٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ. ایک منٹ، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سٹرانگ پارٹی ہے، ہم آرگنائز کریں گے. جی تو آپ نے سن لیا، اور اب آپ کی نظر میں کچھ کویسچنز کرنا چاہتی ہوں اور ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں، ایمانداری کے ساتھ دینے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، میں جواب دیتی جاتی ہوں لیکن آپ کی طرف سے جو جواب ہوگا آپ نے کامنٹ سیکشن میں دینا، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جو بار بار اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا ذکر کر رہے ہیں، بندہ ان سے یہ پوچھے کہ پارٹی کا منشور کس نے بنایا تھا؟ پی ٹی آئی نے خود بنایا تھا. اچھا، پھر پارٹی کا الیکشن کمیشن کس نے بنایا تھا؟ پی ٹی آئی نے بنایا تھا. پھر 2013 کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی انکوائری کس نے کروائی تھی؟ پی ٹی آئی نے خود کروائی تھی. پھر آپ کو یاد ہے کہ انکوائری چیئرمین یعنی کہ جسٹس وجی کو پارٹی سے کس نے نکالا تھا؟ پھر آپ کو یاد ہے کہ تسلیم نورانی کو پارٹی الیکشن کمشنر کس نے بنوایا تھا؟ انہوں نے خود بنایا تھا. تسلیم نورانی کو عہدے سے کس نے ہٹایا تھا؟ وہ بھی انہوں نے ہٹایا تھا. پھر 2021 سے پارٹی میں الیکشن کس نے نہیں کروائے تھے؟ انہوں نے خود نہیں کروائے تھے. ان کو الیکشن کمیشن بھی کہتا رہا بار بار، اور ان کو اب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈرز آئے ہیں، لیکن انہوں نے 2021 سے لے کر ابھی تک انٹرا پارٹی کوئی الیکشن نہیں کروایا. پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کاغذات کون نہیں دکھا سکے؟ جب وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار کاغذات مانگ رہے تھے، ان سے وہ نہیں دکھائے گئے. پھر اکبر ایس بابر کو پارٹی سے کس نے نہیں نکالا تھا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے خود نہیں نکالا تھا. پھر جعلی انتخابات کا ڈھونگ کس نے کیا تھا؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر الیکشن کمیشن کو گالیاں کس نے دی تھیں؟ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر سپریم کورٹ میں دلائل کون نہیں دے سکا تھا؟ یہ بھی بات آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس وقت تو تمام تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مروانے والی ان کی اپنی قانونی ٹیم ہے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بار بار جھوٹ کون بولتا رہا تھا؟ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور یوتھی تنقید کس پر کر رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اور اسٹیبلشمنٹ پر. کیا دماغ ہے ان لوگوں کا. میں کہتی ہوں ان کو جو ہے نا، وہ ان کی جو آرتی نہیں اتارتے ہندو، وہ آرتی ان کو سامنے بٹھا کر نا ان کی اتارنی چاہیے. سارا کام انہوں نے خود کیا، ہر چیز کے ذمہ دار یہ خود ہیں، اور الزام یہ لگا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ. اب اس کو میں کنکلوڈ کرتی ہوں، لیکن اس کا جواب آپ نے دینا ہے. میرے مطابق تو یہ ہے کہ 10 بے وقوف اگر آپ جمع کریں تو ایک جاہل بنتا ہے. 50 جاہل اگر آپ جمع کریں تو ایک ڈنگر بنتا ہے. اور اگر 100 ڈنگر آپ جمع کریں تو وہ از ایکول ٹو ہوتا ہے ایک یوتھیا کے. آپ کی نظر میں کیا معاملات ہیں؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.